हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इसका पहला पार्ट जरूर देखिए। पहले पार्ट में मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक के लेसन के बारे में बताया है और आज मैं आपको चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 18 के बारे में बताऊंगी, जिसमें राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने ये बताया है कि किस तरह आप लोगों के अंदर छिपे गुस्से को पहचान सकते हैं, किस तरह आप अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में जान सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन में काम आएंगी। साथ ही मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगी ताकि इस ऑडियो बुक में बताई गई बातें आपको आसानी से ध्यान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 10 है अहंकार से बचें। इंसान आमतौर पर खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। हम लगातार दूसरों के स्टेटस, उन्हें मिलने वाली अटेंशन से खुद के साथ कंपेयर करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह उनका काम और अच्छा बनने में मदद करता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए यह एक जलन का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के प्रति अपनी इस जलन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इससे पहले कि यह जलन हमारे लिए टॉक्सिक यानी कि हानिकारक हो जाए। हमें एनवी के शुरुआती सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम हमेशा सिर्फ खुद पर ध्यान दें तो हम एनवी को खत्म कर सकते हैं। अपनी कीमत को खुद से पहचाने, ना कि दूसरों से तुलना करें। राइटर ने यहाँ मेरी और जाने का उदाहरण देकर समझाया है कि जाने मेरी से मिली तो एक तरफ वो मैरी से प्रभावित हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मैरी के पास जो कुछ था उसके आगे जाने खुद को छोटा समझने लगी, जिससे उसके मन में मैरी के लिए जलन का जन्म होने लगा। धीरे धीरे जाने की जलन बढ़ती गई, जिससे चलते वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी तकलीफ देती रही। वक्त के साथ न केवल मैरी और जाने की दोस्ती में दरार पड़ गई, बल्कि इससे दोनों की लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे लोगों को समझे, जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसकी आंखों में हम जलन साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ बनावटी और खोखली होती है। ऐसे दोस्त हमेशा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और दोस्ती का फायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाते हैं। सभी की तरह हम भी दावा करते हैं कि हम जलन या एवी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दूसरों से खुद की तुलना करने की आदत से छुटकारा पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि आप दूसरों से जलने की जगह दूसरों की प्रशंसा करने पर ध्यान दें, दूसरों की खुशी में शामिल हो और उनकी सक्सेस के लिए उन्हें बधाई दें और यह विश्वास रखें कि आप अपने दम पर सक्सेस हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 है अपनी लिमिट्स को पहचाने। राइटर कहते हैं कि हम इंसान के अंदर खुद के बारे में हमेशा ऊंची ओपिनियन होती है। यदि हमारे ऐसे विचार रियलिटी से अलग हो जाते हैं तो हम दिखावटी बन जाते हैं और हम खुद को महान समझने लगते हैं। अगर एक छोटी सी सक्सेस भी लोगों को दिखावे के खतरनाक लेवल पर ले जाती है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर समझने लगते हैं कि हमारे पास गोल्डन सोच है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है, लेकिन रियलिटी में हमारी सक्सेस के पीछे लक भी हो सकता है और हम दूसरों की मेहनत को भी क्रेडिट नहीं देते हैं। यही कारण है अक्सर हमारी सक्सेस देर तक नहीं टिकती है। हमेशा खुद में दिखावा करने के हिंट को देखें। अपने प्लान की सक्सेस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास होना, क्रिटिसिज्म या आलोचना होने पर गुस्सा आना, किसी भी तरह की अधिकार को नापसंद करना एक दिखावटी इंसान की पहचान है। दिखावे को जड़ से खत्म करने के लिए रियल होकर सोचें। अपनी सक्सेस को कभी भी अपनी ग्रेटनेस न समझें। माइकल आइसनर, जो पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रेसिडेंट थे, उनके कैरियर में एक मुकाम पर आकर वह अपनी पावर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। वह रियलिटी से इतना दूर हटकर सोचने लगे कि उनके फैसले के रिजल्ट गलत और नुकसानदायक होने लगे। आइजनर ने अपनी शुरुआती कैरियर में न केवल रियल थे बल्कि दूसरों को भी क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करते थे, लेकिन सक्सेस पाने के साथ उनके थॉट्स भी बदलने लगे, जिससे वह बहुत ही जल्दी अपनी पावर खो बैठे। एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और एनर्जी हो वह लीडर बन तो सकता है, लेकिन वह खतरनाक भी हो सकता है। दिखावटी लोग कभी भी रियल हो
होकर नहीं सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं जैसे महान होना उनकी किस्मत में लिखा है। यानी बड़ा बनने की इच्छा एक ऐसी एनर्जी है जो हम सभी को होती है। यह हमारे पास जो है उससे अधिक पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें इनकरेज करती है। प्रॉब्लम महानता की एनर्जी में नहीं है, हम इसे किस तरह से यूज करते हैं उसमें है। इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने जैसी चीजों में करें, ना कि खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने में करें। चैप्टर नंबर 12 है अपने अंदर के पुरुष व महिला के गुणों को जाने। हम सभी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन के गुण छुपे हुए होते हैं, लेकिन सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए हम अपने इन गुणों को छिपा लेते हैं और जो मैस्कुलिन या फेमिनिन के गुण हमसे उम्मीद किए जाते हैं हम वही दिखते हैं। ऐसे में हम अपने कैरेक्टर के कीमती पहलू को खो देते हैं। हमें इन खोए हुए मैस्कुलिन और फेमिनिन के गुणों को पहचान कर उससे कनेक्ट होना चाहिए। इटली की कैटरीना स्पोर्ट्स के समय में महिलाओं के पास बहुत सी लिमिटेड अधिकार थे, लेकिन कैटरीना औरों के कंपैरिजन में काफी अलग थी। कैटरीना ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और उसका नेतृत्व भी किया। वह अपने समय की सबसे पॉपुलर महिला समझी जाती थी। उन्होंने अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन गुणों को साथ मिलकर सोचने और काम करने का एक नया तरीका अपनाया। महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से कैटरीना से इंस्पायर्ड थे। वह एक और मिलिट्री स्ट्रेटजी और साइंटिफिक डिस्कवरी के टॉपिक्स पर भी बात कर सकती थी और वहीं दूसरी ओर वह जो पाना चाहती थी उसके लिए किसी से फ्लर्ट करने में भी नहीं शर्माती थी। यदि आप अपनी नेचुरल मैस्कुलिन और फेमिनिन के गुणों को पहचानने लगे तो आप अपने अंदर छिपी हुई एनर्जी को आजाद कर पाएंगे और अपने से ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। चैप्टर नंबर 13 है उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़े। राइटर कहते हैं कि जानवरों की तरह हम इंसान के पास खतरों को पहचानने का सेंस नहीं होता है। हम इंसान को अपने कॉन्शियस फैसलों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। हम अपने अंदर कहीं न कहीं एक सही डिसीजन की कमी महसूस करते हैं। हम अपने थॉट्स और दूसरों की ओपिनियन के कारण खुद का कभी इधर तो कभी उधर खिंचाव होता हुआ महसूस करते हैं। हम अक्सर ही खुद से यह सवाल पूछते हैं, हम इस जगह पर कैसे आ गए, हम इस नौकरी में कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे फ्यूचर से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर पर्पस यानी कि उद्देश्य की भावना जगाएं और इस नॉलेज का इस्तेमाल सही फैसले लेने में करें। ऐसा करने से हम खुद को और बेहतर जान पाएंगे, अपने इंटरेस्ट और पसंद को समझ पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि किन कामों को करना चाहिए और किस काम को इग्नोर करना चाहिए। ऐसी एनर्जी और डिसीजन के साथ हमारे एक्शन में कभी न रुकने वाली एक पावर आ जाती है। मार्टिन लूथर किंग एक कॉम्प्लेक्स इंसान थे। उनके कैरेक्टर के कई पहलू थे। एक और जहां वो प्लेजर और कंफर्ट से प्यार करने वाले राजा थे, वहीं दूसरी ओर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले राजा थे। उनके अंदर एक ऐसा सेंसिटिव राजा भी छिपा था जो उसका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता था। अपने कैरेक्टर के कई रूप होने के कारण वे हमेशा उलझन में रहते हैं, लेकिन जब मार्टिन लूथर किंग ने सिविल राइट मूवमेंट्स में मॉन्टगोमरी का नेतृत्व संभाला, उस पल उनकी लाइफ में एक पर्पस आ गया और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस पर्पस के पीछे लगा दी। हम दुनिया के सामने भले ही समझदार और परफेक्ट बनने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत में हमारे कई इमोशंस और कई चेहरे होते हैं। अपनी लाइफ में एक निश्चित पर्पस को ढूंढें, अपने गोल्स की एक सीढ़ी बनाएं और छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। शॉर्टकट से बचें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। चैप्टर नंबर 14 है द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, यानी समूह के नीचे खींचने का विरोध करें। दोस्तों, हम सभी के कैरेक्टर्स की एक ऐसी साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं। हम लोगों के किसी ग्रुप के बीच होते हैं तो हम अलग तरह से बिहेव करते हैं। लोगों के बीच हम उनके जैसा बोलते और उनके जैसा बिहेव करते हैं। हम उस वक्त एक अलग सोच रखते हैं। हम जोखिम लेने और इरेशनल काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त और भी लोग हमारे साथ होते हैं। दूसरों को सुनते सुनते और उनकी जैसा बिहेव करते करते हम अपनी इंडिविजुअल पहचान और सोचने की एबिलिटी खो देते हैं। इसका एकमात्र सोल्यूशन सेल्फ अवेयर होकर ग्रुप में रहने के दौरान अपने बिहेवियर में आए बदलाव को समझना है। ऐसा करके न केवल हम पॉपुलर बन सकते
हैं बल्कि किसी भी ग्रुप में फिट हो सकते हैं। सन 1960 में चीन के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान चेयरमैन माओ ने सोचा कि वो इस ह्यूमन नेचर को बदल सकते हैं, लेकिन माओ यह नहीं समझ पाए कि जब लोग ग्रुप में होते हैं तो वो गहरी सोच में नहीं उलझते। उस वक्त बस वह उस ग्रुप में फिट होना चाहते हैं। इसकी वजह से पूरा देश कल्चरल रेवोल्यूशन के इशू को पीछे छोड़कर ट्राइबल वॉर में उलझ गया और अंत में सन 1968 में देश में चल रहे फसाद पर काबू पाने के लिए माओ को पुलिस शासन लागू करना पड़ा। सोशल फोर्स बहुत ही ताकतवर होता है। यह हमें ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है, हमें यह फील कराने के लिए मजबूर करता है हमारा भी कोई अलग अस्तित्व है और हम भी किसी ग्रुप से रिलेटेड है। सोशल फोर्स ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, यह तो बस हमारे नेचर का साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है। हर ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक हेल्दी और अच्छा ग्रुप वह होता है जिसमें सभी लोग एक ही पर्पस के हो, साथ ही जहां अपने थॉट्स और ओपिनियन को शेयर करने की आजादी हो। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे ग्रुप बनाकर एक हेल्दी और सुखी सोसाइटी का निर्माण करें। चैप्टर नंबर 15 है द लॉ ऑफ फिटनेस, यानी दूसरों से खुद को फॉलो करवाएं। इसमें ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप का तरीका हमेशा समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन एक बात हमेशा पक्की होती है, वो यह है जो पावर में होता है लोग हमेशा उस पर डाउट करते हैं। लोग एक और तो किसी की लीडरशिप चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर आजादी भी चाहते हैं। वे सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी तो चाहते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। वे राजा की पूजा भी करना चाहते हैं और उसे मानना भी चाहते हैं। जब भी आप किसी ग्रुप के लीडर बनते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह बात याद रखें कि लोगों की वफादारी पाने के लिए आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा। जब 1959 में एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनी, तब वह जानती थी कि उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है। वह अपने पिता और दूसरे राजाओं की तरह नहीं थी। उनके अंदर क्वीन बनने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। न तो उनके पास पावर थी और ना ही कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था। उस समय देश के हालात भी कुछ खराब थे, लेकिन एलिजाबेथ के पास बड़ी सोच और दिमाग दोनों ही थे। एलिजाबेथ ने खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाई, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई, साथ ही यह भी साबित किया कि किसी अन्य राजा की तरह ही वह व्यापार और राज्य पर उसकी अच्छी पकड़ है। उनका बिहेवियर हमेशा पोलाइट नेचुरल था और वह अपने आसपास के लोगों के मूड का हमेशा ध्यान रखती थी। उन्होंने कभी भी अपनी पावर को खुद पर हावी नहीं होने दिया है। एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वह दूर की सोच रखकर काम करे और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और रिस्पेक्ट पाने के लिए काम करे। हमेशा लेने से ज्यादा देने के बारे में सोचे और किसी भी माहौल या सिचुएशन में खुद को ढालने के लिए हमेशा तैयार रहें। चैप्टर नंबर 16 है दोस्ती के पीछे छुपी दुश्मनी को पहचाने, द लॉ ऑफ अग्रेशन। लोग सामने से देखने पर पोलाइट और डिसेंट दिखते हैं, लेकिन इसके इस मुखौटे के पीछे वे फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहे होते हैं। ऐसे लोगों में दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और पावर हासिल करने की चाहत होती है। अपने इमोशन से बंधे ऐसे लोग अपने मैनिपुलेटिव तरीकों से लोगों को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पावर पाने की इच्छा और बेसब्री दूसरों से ज्यादा होती है। ऐसे लोग काफी गुस्से वाले होते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को डराते और किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, ऐसे लोगों को पहचाने, उनके पास्ट में किए गए बिहेवियर उनके आसपास की सभी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत दर्शाती है कि ऐसे लोग कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि फेमस बिजनेस टाइकून जॉन डेविसन रॉकफेलर, जो अपनी जगह सिक्योर करने और किसी भी कंपटीशन या चुनौती को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहे तो उनके ऐसे बिहेवियर और एक्शन को देकर उनके इस पावर को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। राइटर ने कई तरह के गुस्सैल लोगों के बारे में बताया है, जैसे कि क्रॉनिक अग्रेसिव। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और वे अपने आसपास के लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। सफिस्टिकेटेड अग्रेसिव लोग, इनके दुश्मनों की संख्या में आप उन्हें पहचान सकते हैं। एक हमलावर को कभी भी चुनौती देने की कोशिश न करें, वरना आप हार जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पैसिव अग्रेसिव, ऐसे लोग आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। चैप्टर
चैप्टर नंबर 17 है ऐतिहासिक पलों को कैद करें, यानी कि द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। राइटर के अनुसार हर जनरेशन पहली जनरेशन से खुद को अलग करना चाहती है और अपने तरीके से दुनिया को बदलना चाहती है। इस प्रोसेस में हर जनरेशन कुछ पसंद नापसंद, कुछ नियम और सोचने का तरीका बताते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जनरेशन के यह नियम और विचार हमें बाकी सभी पॉइंट ऑफ व्यू से दूर कर देते हैं। आपका काम यह समझना है कि आप कौन हैं और आप दुनिया में कैसे दिखते हैं तथा इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरह आप अपनी जनरेशन द्वारा बनाए गए मेंटल बैरियर्स को तोड़ पाएंगे और इस आजादी के साथ एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। अपनी जनरेशन की सोच को समझने और इस समय में यह किस तरह से आपका योगदान दे रहा है, इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जनरेशन अपने पहले और बाद की जनरेशन के लोगों के साथ कैसा बिहेव करती है। कभी कभी अपने पेरेंट्स या बच्चों के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 18 है अपनी मृत्यु को ध्यान में रखें, द लॉ ऑफ डेथ डिनाइल। हम में से ज्यादातर लोग मौत के विचार को अवॉइड करते हैं और मौत की बात सोचकर डर जाते हैं, लेकिन इसकी जगह मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यह लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी, इसकी समझ हमारी जिंदगी को एक पर्पस देती है और अपने गोल्स की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है। यह हमें इस बात की समझ देता है कि हमारी छोटी सी लाइफ में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। कुछ लोग खुद को दूसरों से अलग करके महान महसूस कराते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि सबकी मौत होती है और यह सच्चाई हम सभी को समान बनाती है। अमेरिका के महान राइटर्स में से एक फ्लैनरी ओकॉनर की मृत्यु 37 साल की उम्र में हो गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 13 साल ल्यूपस जैसी बीमारी से लड़ते हुए गुजार दिए। वह जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम था। उन्होंने अपनी मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया और इस सोच का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में किया। उन्होंने बस इस बात पर फोकस किया कि उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए क्या मैटर करता है। वह भले ही बहुत कम समय तक जीवित रही, लेकिन उन्होंने बस वही किया जो वो करना चाहती थी और अपनी इस सोच के कारण एक महान राइटर के रूप में उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया। ज्यादातर इंसान के लिए मौत एक डरावनी चीज है। हम केवल मौत से जुड़े दुख और दर्द को देख पाते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम लाइफ की इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें और अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर कुछ नया सीखने, खुद को मजबूत बनाने में करें। मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ को ज्यादा खुलकर और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। इससे हमारा काम भी बेहतर हो जाता है और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी का आखिरी चैप्टर था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंत में मैं आपको चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में दोहराऊंगी। नंबर 1 है, हम अक्सर ही खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो न केवल जलन या ईर्ष्या को जन्म देता है बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को भी खराब करता है। नंबर 2 है, हम खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और छोटी सी सक्सेस मिलने पर ही खुद को महान समझने लगते हैं, इसलिए हमारी सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। नंबर 3 है, अपनी लाइफ के एक निश्चित पर्पस को ढूंढें, अपने गोल्स की एक सीढ़ी बनाएं, छोटे स्टेप्स से शुरू करें, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। नंबर 4 है, एक हेल्दी ग्रुप का निर्माण करें जिसमें सभी का एक ही पर्पस हो, साथ ही जहां आप अपने थॉट्स और ओपिनियन को शेयर करने की आजादी हो। नंबर 5 है, एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों के साथ दोस्ती करके उसका भरोसा जीता है, दूसरों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ता है और अपनी पावर का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। नंबर 6 है, लोग सामने तो पोलाइट लगते हैं लेकिन उनके इस मुखौटे के पीछे अग्रेसिव रूप छिपा होता है। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई होती है। नंबर 7 है, इंसान भले ही मौत के बारे में सोचने से डरता है, लेकिन मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम और अधिक फ्रीडम और खुशी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑडियो बुक समरी का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि पहले पार्ट की तरह आपको दूसरा पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज की मेरी इस ऑडियो बुक समरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी और भी नॉलेज भरी ऑडियो समरी सुनने के लिए मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।